14 अगस्त 2005 ग्रीस की कैपिटल एथेंस पर एक ऐसा खौफनाक मेहमान मंडरा रहा था जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जमीन से करीब लगभग 10,000 मीटर ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिना किसी एटीसी से कांटेक्ट किए बिना आसमान में घूम रहा था। इसमें डरने वाली बात यह है कि पिछले 2 घंटों से यह प्लेन किसी भी एटीसी से कांटेक्ट किए बिना आसमान में चक्कर लगा रहा था। एथेंस की जनता में डर का माहौल हो चुका था कि क्या यह कोई दुश्मन या आतंकी प्लेन था जो अटैक की तैयारी में आया हो, या फिर कुछ आतंकवादी समूहों ने इस पर अपना कब्जा या हाईजैक कर लिया हो। इसी सोच के चलते हुए ग्रीक के एयरफोर्स ने आसमान में जाने का फैसला किया, और जब फाइटर प्लेन इसके नज़दीक पहुंचे तो वहां उन्होंने जो देखा उससे इनके होश उड़ गए। उन्होंने वहां देखा कि प्लेन के अंदर ना कोई हरकत है, ना कोई आतंकवादी संगठन, बिल्कुल शांति। सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर एकदम बेजान की तरह बैठे हुए हैं। उन्होंने कॉकपिट में देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति कॉकपिट में आया जो कि पायलट की तरह नहीं लग रहा था। मानो यह लग रहा हो कि वह किसी चीज को ढूंढ रहा है या कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी वक्त प्लेन एक तरफ झुका और जमीन की ओर तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही समय में वह एथेंस के पहाड़ों से जाकर टकरा गया। इस हादसे में 121 पैसेंजर तथा सभी के सभी क्रू मेंबर मारे गए। लेकिन बात यह है कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या था? प्लेन के अंदर कोई हरकत क्यों नहीं थी? पायलट व क्रू मेंबर एटीसी से जो कांटेक्ट हो रहा था उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और टेक ऑफ करने के बाद प्लेन में ऐसी कौन सी घटना घटी जो 121 पैसेंजर की मौत का कारण बना तथा क्रू मेंबर की मौत का कारण बना? ये कहानी है हीलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे आजकल हम खोस्ट प्लेन के नाम से जानते हैं। भाइयों, 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 115 पैसेंजर तथा 6 क्रू मेंबर के साथ हीलियोस 522 प्लेन उड़ान भरा तथा इस प्लेन की मंजिल चेक रिपब्लिक का क्षेत्र प्राग था, जहां पर इस प्लेन को जाना था। परंतु इस प्लेन को रास्ते में एथेंस के ऊपर कुछ समय के लिए विराम करना था। गर्मियों का समय था, ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने के लिए एथेंस निकले थे। इस प्लेन के पायलट का नाम कैप्टन मार्टिन था, जो 59 ईयर्स के थे तथा 17,000 से ज्यादा घंटे तक फ्लाइट चलाने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था। तथा फर्स्ट पायलट भी 51 साल के थे तथा उनके पास भी 7,500 से घंटे से ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। ऐसे हादसों में ज्यादातर क्रू मेंबर्स की गलती मानी जाती है, लेकिन इस हादसे की कहानी कुछ और ही थी। ये दोनों पायलट और भी कई अन्य फ्लाइट्स में एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार अपने दोस्तों से ये चर्चा की है कि जो कैप्टन थे वो उनसे काफी चीजों को लेकर बहुत सख्त बर्ताव करते थे। इस बात की खबर एयरलाइंस को भी काफी अच्छी तरह थी, और फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग में भी ये बात सामने आई थी कि चेक लिस्ट के दौरान उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इस समस्या पर गौर करना ये एक ऐसी समस्या थी जो बाद में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली थी। और प्लेन एक 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। सुबह की ठंडी हवा के साथ प्लेन ने लारनाका एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जैसे ही फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, क्रू ने एटीसी से 10,000 फीट पर उड़ने की मांग की। लेकिन थोड़े ही देर बाद जैसे ही प्लेन 12,000 फीट पर पहुंचा, प्लेन में एक इमरजेंसी वार्निंग का अलार्म बजने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही अलार्म है जब टेक ऑफ के समय बजा करता था, और ये अलार्म जब बजता था जब टेक ऑफ के समय प्लेन में कोई समस्या आ रही हो। इसलिए दोनों पायलट बहुत हैरान थे कि ये अभी इतनी ऊंचाई पर क्यों बज रहा है। 90 सेकंड के बाद करीब दोनों पायलट ने एटीसी से कांटेक्ट करने की सोची, और उन्होंने कांटेक्ट किया भी तथा एटीसी को ये सब बात बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेशन, कूलिंग फैन की सभी लाइट्स बंद हैं। और पायलट ने नीचे बैठे इंजीनियर से पूछा कि इसके सर्किट ब्रेकर्स कहाँ हैं। तो नीचे जो इंजीनियर था उसने जवाब दिया कि वो लाइट्स तो वैसे भी बंद ही रहती हैं। और इंजीनियर ने कहा कि वो सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे हैं, और कैप्टन से कहा कि आप इस चीज की निगरानी करें।
लेकिन कैप्टन ने जैसे ही देखा और कैप्टन का जवाब आया कि वो बंद नहीं है, तो इंजीनियर के पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। इसी दौरान पायलट को एक बात याद आ गई। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले इसी इंजीनियर ने फ्लाइट के प्रेशराइजेशन सिस्टम की जांच की थी। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रेशराइज सिस्टम तथा सर्किट ब्रेकर दोनों के जो स्विच होते हैं वो आस पास में ही होते हैं। इसी बात को लेकर के इंजीनियर ने कैप्टन से पूछा, क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है या मैनुअल पर है? लेकिन कैप्टन का जवाब वही फिर से आया कि सर्किट ब्रेकर कहाँ है। इसी दौरान कुछ ही समय में पैसेंजर्स के जो ऑक्सीजन मास्क थे वो अपने आप नीचे आ गए। इसके थोड़े ही समय बाद हीलियस एटीसी का प्लेन से संपर्क खत्म हो गया और देखते ही देखते प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिस कारण प्लेन का सभी एटीसी से कांटेक्ट खत्म हो गया। इसी दौरान हीलियस एटीसी ने निकोसिया एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें यह माजरा बताया और निकोसिया एटीसी से कहा कि वो इस जहाज से संपर्क करने की कोशिश करें। निकोसिया एटीसी ने लगभग 5 मिनट तक इस जहाज से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश इनकी नाकाम रही। जब कोई जवाब नहीं आया तो इसी दौरान निकोसिया एटीसी ने फ्लाइट 522 के पास जो भी दूसरा प्लेन उड़ रहा था उनसे संपर्क किया और कहा कि प्लेन 522 को देखिए कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है जिस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। इसी दौरान फ्लाइट 522 ग्रीक के एयरबेस में बिना परमिशन के प्रवेश कर चुकी थी। निकोसिया एटीसी ने फ्लाइट 522 से इमरजेंसी तरीके से भी बात करने की पूर्ण कोशिश की, लेकिन वह उनकी कोशिश नाकाम रही। फिर उन्होंने ग्रीस में एथेंस एटीसी से संपर्क किया और उनसे पूछा क्या उनका फ्लाइट 522 से कोई संपर्क हुआ है या नहीं, लेकिन वहां एटीसी से जवाब आया कि उनका फ्लाइट 522 से कोई भी संपर्क अभी तक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मुख्य 2 पॉसिबिलिटीज थी जो मानी जाती हैं। पहली ये थी या तो उस फ्लाइट के रेडियो सिस्टम में कोई खराबी आ गई है जिससे एटीसी की बात तो उन तक पहुंच रही है लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं आ पा रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह थी या तो फिर दोनों पायलट्स को हॉस्टेज बना लिया गया है, प्लेन पर कब्जा कर लिया गया है। इन्हीं 2 कारणों को देखते हुए एथेंस एटीसी ने जहाज को नीचे उतरने की परमिशन दे दी, लेकिन फ्लाइट 522 से नीचे उतरने के लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने नीचे उतरने के लिए हर कोशिश की बट फ्लाइट 522 नीचे नहीं आई। इसी कारणों को देखते हुए एथेंस एटीसी ने एयरफोर्स से कांटेक्ट करने की बात को बहुत जरूरी समझा। उन्होंने एयरफोर्स से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि फ्लाइट 522 बिना परमिशन के एयरबेस में आई है और उनके किसी भी प्रकार के मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। एयरफोर्स ने तुरंत ही 2 F-16 फाइटर प्लेन्स इस प्लेन के पीछे भेज दिए। इस दौरान फ्लाइट अपने ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी और उसे जिस जगह उतरना था वह उस जगह से उतरने की 2 कोशिशें नाकाम कर चुकी थी। सुबह 7:37 पर फ्लाइट ने एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर एक होल्डिंग पैटर्न बना दिया। इसका मतलब कि वह फ्लाइट एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर ही ऊपर घूम रही थी। इसी दौरान दोनों F-16 ने इस प्लेन को कवर कर लिया। सुबह के 8:30 बज रहे थे। दोनों F-16 में से एक पायलट ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात कही। F-16 पायलट ने बताया कि फ्लाइट के कॉकपिट में जो पायलट या कैप्टन की सीट है वो एकदम खाली है और उन्होंने नज़दीकी से जब देखा तो उन्होंने बताया जो पैसेंजर सीट्स हैं उन पर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो एकदम मरे हुए इंसान के समान है, एकदम मरे हुए हालत में हैं। और जब जहाज अपना 10वां चक्कर एयरपोर्ट के ऊपर लगा रहा था तो F-16 पायलट ने एक बहुत ही अजीब चीज प्लेन में देखी। उन्होंने देखा कि एक इंसान जिसने हल्की नीली व काली शर्ट पहन रखी है वो आया और पायलट की सीट पर बैठा और अपना हाथ होल्डिंग पैटर्न पर रखा। तो पायलट ने F-16 के पायलट ने उसको इशारा किया, अपना हाथ हिलाया, बदले में उस इंसान ने भी अपना हाथ हिलाया। उसके कुछ ही समय बाद तुरंत ही जहाज का लेफ्ट इंजन बंद हो गया, जिस कारण से जहाज बहुत तेजी से लेफ्ट की तरफ झुकाव में आ गया। सुबह के लगभग 9:30 बजे जहाज पूरा लेफ्ट की तरफ मुड़कर बहुत तेजी से जमीन की तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका राइट इंजन भी फेल हो गया।
लगभग 4 मिनट बाद वो प्लेन एथेंस के नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से टकराकर बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो गया। हादसे के तुरंत ही बाद बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस पहलू को सुलझाने में लग गईं कि ये हुआ कैसे, और उस इंजीनियर से भी सवाल जवाब किए जिसने इस प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले इसकी पूरी जांच की थी। हादसे से लगभग 1 दिन पहले उसी इंजीनियर ने उस प्लेन पर प्रेशराइजेशन का एक टेस्ट किया था। इस दौरान उसने जो प्रेशराइजेशन का मोड बटन था उसको ऑटो से हटाकर मैनुअल पर कर दिया था, और काम खत्म होने के बाद वो उस स्विच को ऑटो और मैनुअल के बीच कंफ्यूज होने के कारण उसको मैनुअल पर ही छोड़कर चला गया। उसे ऑटो करने की याद ही नहीं रही। जहाज लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, और 34,000 फीट पर उड़ने की वजह से जहाज में कम प्रेशर की वजह से, जिस कारण प्लेन में हवा का दबाव बहुत ही कम होना शुरू हो गया। कम प्रेशर में इंसान का दिमाग सिर्फ 10 मिनट के लिए ही काम कर सकता है, और इस हालत को हाइपोक्सिया कहते हैं। इसका सीधा असर दिमाग पर होता है, जिससे इंसान की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, या फिर बेहोश हो सकता है, या फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोनों ही पायलट को फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले इस स्विच को चेक करना था, लेकिन उन्होंने भी इस स्विच को नज़रअंदाज किया और चेक करना भूल गए। और जब जहाज 12,000 फीट से भी ऊपर चला गया तो केबिन में लगा वो मास्टर अलार्म बजने लगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका था। अलार्म बजने के बाद आपको पहले ही पता होगा कि हाइपोक्सिया के शुरुआती दौर के हिसाब से उनके दिमाग पर पहले ही ये असर कर चुका था, तथा उनकी सोचने की क्षमता इतनी नहीं रही थी। यही वो समय था जब दोनों ही पायलट 10 मिनट के ऑक्सीजन के बाद बेहोश हो गए, तथा जो भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे वो भी अपनी 10 मिनट के ऑक्सीजन के बाद बेहोश हो गए। अब सवाल ये था कि जो F-16 फाइटर जेट वाले पायलट ने जिस व्यक्ति को देखा था, आखिरकार वो कौन था। बहुत ज्यादा तहकीकात के बाद पता चला कि वह फ्लाइट अटेंडेंट प्रोदियास एंड्रयू प्रोदरोमू था, जिसके पास कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस भी मौजूद था। कॉकपिट रिकॉर्डर से पता चला कि प्रोदरोमू ने इंजन फेल होने के बाद भी एटीसी से कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, और लेकिन यह हुआ कि वह ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। तहकीकात के बाद यह पता चला कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी कि वह बोइंग 373-300 को उड़ा सके। इन सभी तहकीकात के बाद पूर्ण परिणाम यह निकल कर आया कि उस इंजीनियर की गलती तथा पायलट्स की लापरवाही की वजह से यह पूर्ण हादसा हुआ, और एंड्रीज ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह फ्लाइट को नीचे नहीं उतार सकता था। आखिरकार इस प्लेन के साथ पूरे 135 पैसेंजर तथा 6 क्रू मेंबर मौत के घाट उतर गए।